ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ये क्या है? सिंपल, इट्स द philosophical base of our constitution. सिंपल, देखो, इफ somebody ask you what is objective resolution, आप क्या बोलोगे? इट्स ए philosophical base of our constitution. देखो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट्स ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो उसको हम ऐसे एम्प्टी रिटोरिक बना नहीं सकते, ठीक है ना? उधर जो भी प्रिंसिपल्स एंड जो भी वैल्यूज वहां पे लिखा होना, मतलब लिखा होगा, इट मस्ट हैव ए फिलोसॉफिकल बेस। वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहिए टू द पीपल, टू द लीडर, टू द सोसाइटी एज ए होल, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोवाइड्स सम गाइडलाइंस फॉर व्हाट? फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बोलता है कि देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि एक नेशन बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है। दीज वैल्यूज मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वही है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है? क्वेश्चंस मोस्टली ये फिलोसॉफिकल बेस, ये वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है? क्या ना? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इट्स ए फिलोसॉफिकल बेस आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसॉफिकल बेस आवर नेशंस लॉ, ठीक है? इट रिफ्लेक्ट्स आवर नेशंस इथोस, विजन ऑफ आवर लीडर, नॉट ओनली लीडर बट ऑल्सो आवर पीपल, ठीक है? एंड आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कैसे बनना भी चाहिए हमारा कंट्री, वो भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताता है हमको। नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसको एज ए पेपर इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946। December 13, 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड फाइनली इट गॉट एडॉप्टेड, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ जनवरी 22, 1947 को, ठीक है? उसको हम एडॉप्ट किए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, उसको हम बोले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नाउ देखो, उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है ना? मतलब इट्स ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर सम लाइंस आर रिटन, ठीक है ना? दो जो लाइंस लिखा है ना, उसमें कुछ वैल्यूज है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लिखा है ना, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, ठीक है ना? ये दीज प्रिंसिपल्स शुड बी प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिकली बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इन वैल्यू के ऊपर बनेगा, ठीक है? ये है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, व्हेन एवर वी मेक ए प्रोजेक्ट, पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, कि ये प्रोजेक्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ये ऑब्जेक्टिव को हम नजर रखते हुए हम टोटल जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम शेप देते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट का डायरेक्शन होता है ना, इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली यहाँ पे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, हम एक ऑब्जेक्टिव सेट किए उसका, ठीक है ना? उसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो आइए उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन था उसको पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है? कुछ मतलब कोई याद रखने की चीज नहीं है, बस इसको फील करो कि मतलब क्या 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 ये बोलना चाह रहा है। लाइन बाय लाइन तो याद नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? ये ऐसे भी लाइन बाय लाइन इसको ऐसे आपको वर्ड बाय वर्ड कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? बस पढ़ लो एक बार, उसको फील कर लो कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? पहला पॉइंट, टू फॉस्टर यूनिटी ऑफ आवर नेशन एंड टू एश्योर इट्स economic and political security. Of course, without economic and political security, a nation is what? Nothing. Nation building not possible. Now, to have a written constitution, ठीक है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि देखो, दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, वन इज रिटन, अदर इज अनरिटन। रिटन का मीनिंग ये है कि देखो, दोनों लिखा हुआ रहता है। रिटन भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट बना के उधर लिखा हुआ रहता है, अनरिटन भी लिखा हुआ रहता है, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज, रिटर्न में क्या होता है ना, टू मेक एनी चेंजेस इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ टास्क, ठीक है ना? इट इज यू नो नॉट इजी टू मेक चेंजेस इन ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स वेरी इजी टू मेक चेंजेस इन एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना इजी है एज कंपेयर टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हम मोस्टली उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं बिकॉज इट्स नॉन कोडिफाइड, वो कोडिफाई नहीं हुआ है, उसको इजीली चेंज किया जा सकता है। चेंज मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, मैं इधर चेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट अभी तक आया नहीं है क्या है। ठीक है, बाद में द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड इज अमेंडमेंट नाउ। ठीक है, एंड और कुछ वैल्यूज क्या है? सोवरिन। सोवरिन का मीनिंग है कि वी कैन टेक आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस बाय आवर सेल्व्स। मतलब हम हमारा जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस है, ठीक है, इंटरनल मतलब हम खुद का लॉ खुद बना रहे हैं। नोबडी इज फोर्सिंग अस टू डू एनीथिंग। ठीक है ना, कोई बाहर से आके, जैसे बिफोर 1947 वी आर नॉट सोवरिन, ब्रिटिश यूज टू कंट्रोल अस, बट आफ्टर 1947 व्हेन वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी बिकेम सोवरिन। मतलब हम हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रिलेशन हम जो कंट्री के साथ मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, हमारा जो ट्रेड बनाते हैं या फिर एक कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो सब वी कैन मेक बाय आवर ओन, नो बडी इज फोर्सिंग अस टू डू। ठीक है, इसका मीनिंग है सोवरिन। डेमोक्रेटिक मीन्स यू नो इट्स डेमोक्रेसी व्हेन people elect their leader, it's called democratic. So India is democratic, yes of course India is democratic, election होता है यहाँ पे। ठीक है, रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, स्टेट इज ए पॉलिटिकल साइंस वर्ड, पॉलिटिकल साइंस का एक वर्ड है स्टेट, कंट्री को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन द हेड ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड इट्स कॉल्ड रिपब्लिक। व्हाट इज ए रिपब्लिक? द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, सो वो कंट्री को हम रिपब्लिक बुलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज इंडिया ए रिपब्लिक? यस, इंडिया इज रिपब्लिक। इंडिया का हेड ऑफ द, इंडिया का हेड कौन है? एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन है? आवर प्रेसिडेंट। इज ही इलेक्टेड? यस, ही इज इलेक्टेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अलग चीज है। व्हेन द हेड ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड इट्स कॉल्ड रिपब्लिक। ब्रिटेन, इज इट ए रिपब्लिक? नो। ब्रिटेन का हेड कौन है? अभी किंग है। इज ही इलेक्टेड? नो। ब्रिटेन इज ए मोनार्की। ठीक है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, यूएसए इज ए रिपब्लिक। ठीक है ना, टू हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग सेंट्रल एंड स्टेट। देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? फेडरल का मतलब है बहुत सारे स्टेट ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, तीन चार स्टेट मिलके कंट्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये तीन चार स्टेट एक कंट्री फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4, इधर चार स्टेट है, दे फॉर्म्ड ए कंट्री। ये बड़ा वाला को हम कंट्री बोलेंगे जिसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, और बाकी स्टेट में उसका स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, फेडरल मतलब टू टायर सेट ऑफ गवर्नमेंट। टू टायर, पहला टायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा टायर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, व्हेन वन और मोर स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए कंट्री, ठीक है ना, उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। वहां पे टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट रहता है, वन सेट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज योर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड और क्या है? टू फॉर्म है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग देम। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ कोर्स इंडिया में है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स, यस इंडिया में है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत है, 7 शेड्यूल में है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, थर्ड में बाद में देखेंगे, डोंट वरी, बाद में देखेंगे। टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन टू द ऑल, एंड एक्शन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब मतलब ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच हैज बीन चेरिश्ड व्हाइल फ्रीडम स्ट्रगल। उस टाइम पे ये सब वैल्यूज बहुत ही हम इसको फोर फ्रंट में लाके हम लड़ाई करते थे, इसके लिए तो हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ाई किए हैं। ठीक है ना, तो ऑल दिस वैल्यूज आर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो भी है ना हम सब पढ़ेंगे, प्रियम्बल में ये सब लिखा हुआ है एक्यूरेटली, क्या क्या है उसका मीनिंग हम सब देखेंगे। अभी बस ये लाइन को थोड़ा सा मतलब ऐसे ही देख लो, याद रखना भी जरूरी नहीं है, प्रियम्बल को याद रखना जरूरी है, ये लाइन को याद रखना इतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, टू प्रोवाइड एडेक्वेट सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस।
और क्या है ना, 2 पॉइंट, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आवर टेरिटरी of the republic and the sovereign rights on land, sea, air, according to the law of civilized nations. ठीक है। और लास्ट पॉइंट, टू attain rightful and honored places in the world and make willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. ठीक है। देखो, ये जो भी पॉइंट है ना, ये सब दिखाता है कि वी वांट टू बिकम ए पीसफुल सिविलाइज्ड नेशन। हम ऐसे क्या बोलते हैं, एग्रेसिव नेशन जैसे है बहुत सारे, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, हम उनकी तरह बनना नहीं चाहते। हम एक पीसफुल लॉफुल कंट्री, एक सिविलाइज्ड नेशन बनना चाहते हैं। वी विल रेस्पेक्ट अदर कंट्रीज, उनका जो लॉ है वी विल रेस्पेक्ट देम। इन रिटर्न हम भी रेस्पेक्ट डिमांड करते हैं। ठीक है। वी वी वांट ए प्लेस, वी वांट ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। ठीक है। ये सब उस चीज को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, देखो ये खत्म हो गया। ये जो पॉइंट्स है ना, ये वर्ड टू वर्ड ऐसे रिमेम्बर आपको याद रखना जरूरी नहीं है। बस इसका जो एसेंस है, इसका जो इथोस है, वो थोड़ा सा याद रख लो। यही पूछेंगे मोस्टली आपका जो क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में। ठीक है। और एक चीज, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई विल टेल यू। बट देखो अभी आपका ये क्या, एक चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद आएगा प्रियम्बल, फिर आर्टिकल 1 2 3 ये सब आएगा, फिर फंडामेंटल राइट, फिर ड्यूटीज, फिर डीपीएसपी। उतना खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है। मैं तभी अभी मैं क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कुछ पढ़ा ही नहीं हूं मैं। तो डीपीएसपी पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। लक्ष्मीकांत का जो एमसीक्यू किताब है उससे क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम एमसीक्यू, मेन आंसर राइटिंग भी देखेंगे। मैं तब आपको बताऊंगा कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या चीज है। ठीक है। उसके बाद आप फील कर पाओगे कि क्या पढ़ना है, क्या मतलब याद नहीं रखना है, कौन सा चीज याद रखना है, कौन सा चीज याद नहीं रखना है, कौन सा लाइन बाय लाइन रटना है, कौन सा किस चीज का एसेंस फील करना है। जैसे मतलब व्हेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग, आपको वो नंबर पे आप ज्यादा फोकस कर रहे होगे, डेट पे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, बट मोस्टली नंबर डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना मेंबर थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटी क्या क्या बनना था, वो कमेटी का हेड कौन कौन थे, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो मैं एक बार डीपीएसपी तक पढ़ा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस कैसे आता है एंड हाउ यू विल सॉल्व, मतलब सॉल्व कैसे करें एग्जाम पे। ठीक है। मैं ट्रिक भी बहुत सारा बताऊंगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली आपको आना ही चाहिए, बहुत सारे ट्रिक्स होता है सॉल्व करने के लिए, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।